पश्चिम बंगाल में एक जगह है, नेपाल और सिक्किम के नज़दीक। नाम है दार्जिलिंग। पहाड़ी इलाका है। यहाँ की चाय और चाय के बागान दोनों ही बहुत मशहूर हैं। यहाँ की चाय को चायों की शैंपेन कहा जाता है। चाय के स्वाद की परख रखने वाले दुनिया में चाहे कहीं भी हों, दार्जिलिंग चाय की दीवानगी उनके सिर चढ़कर बोलती है। यूरोप से लेकर जापान तक इस चाय की अपनी एक खास पहचान है, लेकिन आने वाले दिनों में चाय के दीवानों को इसके स्वाद से महरूम होना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज बात चाय की हो रही है। खबर को आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जितनी तरह की चाय होती है उतनी ही तरह की कहानियां हैं चाय की उत्पत्ति की, यानी चाय सबसे पहले कहाँ पैदा हुई और कब पैदा हुई। हम भारत वाले ये दावा करते हैं कि चाय सबसे पहले भारत में उगाई गई थी, हिमालय की तराई के इलाकों में। वहीं चीन वाले भी यही दावा अपनी तरह से पेश करते हैं। चीन और भारत के बीच चाय को लेकर यह बहस सदा से होती रही है और सदा होती रहेगी, लेकिन दार्जिलिंग चाय को इसका जीआई टैग मिल चुका है। दार्जिलिंग की चाय का स्वाद जितना दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। साल 1841 में एक डॉक्टर थे, मशहूर सर्जन थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उनका नाम था आर्चीबाल्ड कैंपवेल। चाय के शौकीन थे। वो कुमाऊं इलाके से चाय पौधे के बीज को लेकर आए। उनको दार्जिलिंग में उगने वाले चाय के पौधों के साथ मिलाकर प्रयोग करना शुरू किया और इस तरह जन्म हुआ एक नए नायाब स्वाद का, दार्जिलिंग चाय के स्वाद का। दार्जिलिंग में चाय के करीब 87 बागान हैं और यहाँ उगने वाली चाय का 60% हिस्सा विशुद्ध ऑर्गेनिक होता है। दार्जिलिंग चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय में शुमार की जाती है। यहाँ कुछ ऐसी चाय भी उगाई जाती है जिसकी कीमत 54,000 रुपये किलो तक की है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ से हर साल करीब 5-6 अरब रुपए की चाय बेची जाती है। चाय के इन बागानों के कारण 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अब आने वाले दिनों में दार्जिलिंग की चाय का स्वाद लेना उतना आसान नहीं रहेगा। वजह यह है कि यहाँ के 35-40 चाय के बागान बिकने के कगार पर आ गए हैं और इसका कारण यह है कि चाय के बागान चलाने वाले परेशान हैं। प्रोडक्शन की कीमत बढ़ गई है और यूरोप, जापान के अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी चाय कम ही खरीद रहे हैं। यूरोप में इन दिनों आर्थिक सुस्ती के हालात हैं और वहाँ के रईस अब इस चाय को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जापान ने तो 2017 से ही इस चाय से दूधियां बनानी शुरू कर दी थी, जब से यहाँ गोरखा आंदोलन के कारण चाय बागान काफ़ी दिनों तक बंद रहे थे। चाय बागान बिकने के कागार पर हैं। इसके लिए यही 2 वजह नहीं हैं। वजह नेपाल के रास्ते चीन से आने वाली चाय भी है। रिपोर्ट बताती है कि चीन और नेपाल की चाय भी दार्जिलिंग की चाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनका स्वाद काफ़ी हद तक दार्जिलिंग की चाय जैसा ही होता है, इसलिए कोई सामान्य शख्स दोनों के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाता। दार्जिलिंग में हर साल 80-85 किलो चाय का उत्पादन होता है। जैसा हमने पहले बताया, 2017 में चाय के बागान 4 महीने के लिए बंद रहे थे। इसी दौरान नेपाल और चीन की चाय ने सीमावर्ती इलाकों में अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि अब जापान भी नेपाल और चीन की चाय खरीदने लगा है। वैसे भी नेपाल में जितनी चाय उगाई जाती है, यानी करीब 2.5 करोड़ किलो, उसमें से आधी से ज़्यादा भारत में ही बेची जाती है। अब इधर दार्जिलिंग चाय के काम से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी बढ़ रही है, उत्पादन की लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर खरीदार भी कम हो रहे हैं और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में चाय बागान चलाने वालों का हौसला टूट रहा है और वो बागानों में रिजॉर्ट बनाने और टी टूरिज्म शुरू करने के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इंडियन टी एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन अंशुमान कनोरिया कहते हैं कि दार्जिलिंग चाय इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। अब बागान मालिकों के लिए इनको चलाना कठिन होता जा रहा है। दार्जिलिंग टी एसोसिएशन से जुड़े संदीप मुखर्जी कहते हैं कि 1 दशक पहले हम 11 मिलियन किलो चाय उगाते थे। 2021 में ये उत्पादन केवल 6.7 मिलियन किलो रह गया। मांग बढ़ी नहीं है, ऐसे में 55,000 स्थायी कर्मचारियों का खर्चा उठाना काफ़ी कठिन है। रिपोर्ट बताती है कि स्थायी कर्मचारियों के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। दार्जिलिंग चाय इंडस्ट्री की जैसी हालत है, अगर इस पर गौर नहीं किया गया और अगर वाकई 50% बागान रिजॉर्ट में तब्दील हो गए तो शायद आने वाले दिनों में दार्जिलिंग चाय की केवल कहानियां ही सुनने को मिलेंगी।